यस। तो बच्चों हेडिंग लेते हैं आज की हम लोग आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म बेसिकली बच्चों है क्या? सबसे पहले बता बेटा, आइसोमेरिज्म ये जो वर्ड है, ठीक है, यहाँ पे जो आइसोमर जो वर्ड है, इट इज एक्चुअली गिवन बाय बर्जीलियस। ठीक है, बर्जीलियस। सबसे पहले बच्चों बर्जीलियस साइंटिस्ट है, ठीक है, इन्होंने आइसोमर्स जो आइसोमेरिज्म कॉन्सेप्ट है, आइसोमर जो वर्ड है, सबसे पहले आपके इन्हीं के द्वारा दिया गया है। और इसमें जो आइसोमर्स जो वर्ड है बेटा, ठीक है, ये आपका एक ग्रीक वर्ड है, उससे ड्राइव किया गया है। ठीक है, ग्रीक वर्ड जिसका बेटा बेसिक जो मीनिंग होता है, दैट इज द इक्वल, या फिर बोल सकते हैं लाइक पार्ट। लाइक पार्ट का मतलब क्या है? सिमिलर पार्ट। ठीक है, यस, इक्वल पार्ट समथिंग। ठीक है, तो ये जो आपका आइसोमर्स है, ठीक है, जो टर्म आइसोमर्स है, ये आपका ग्रीक वर्ड उससे आपका डिफाइन किया गया है, जिसका बेसिक मतलब बेटा क्या है? आपका इक्वल या फिर बोल सकते हैं लाइक पार्ट। तो इसको यहाँ पे जो आइसोमेरिज्म को मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। एक तो आइसोस, ठीक है, आइसोस का मतलब बच्चों होता है इक्वल। ठीक है, और बाकी यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है मैरिज्म, वहां से मैं रिलेट कर रहा हूँ मिरोज को। तो मिरोज का मतलब बच्चों होता है पार्ट, या फिर बच्चों इसका मतलब होता है फ्रैक्शन। ठीक है, पार्ट या फिर फ्रैक्शन। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा इसका बेसिक पार्ट कि जो आइसोमेरिज्म है, इसकी जो बेटा इसमें जो एक वर्ड है आइसोमर्स, सबसे पहले बच्चों बर्जिलीज ने डिफाइन किया था। ठीक है, बर्जिलीज ने डिफाइन किया था, और ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है बेटा। इसमें आइसोस का मतलब होता है इक्वल, मेरोज का मतलब होता है पार्ट या फ्रैक्शन। तो इक्वल पार्ट, लाइक पार्ट या फ्रैक्शन जो भी हैं, अगर बच्चों भी इक्वल हैं, सिमिलर है, सेम है, तो उनको हम लोग आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स हम लोग बोल सकते हैं। तो बेसिक सी हिस्ट्री है ये, आपको एटलीस्ट थोड़ी सी पता होना चाहिए इसके बारे में कि आइसोमेरिज्म वर्ड कहाँ से लिया गया है। यस, तो बेटा बेसिक मतलब क्या है कि आइसोमेरिज्म है क्या? तो आइसोमेरिज्म के अंदर बेटा हम लोग कंपाउंड को कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो यस, द कंपाउंड which have the compound which have the same molecular formula but differ in physical and chemical properties, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो भाई जो भी कंपाउंड्स हम आपस में कंपैरिजन करेंगे, एक कंपाउंड ए है, एक कंपाउंड बी है, हम उनको आइसोमर्स कब बोलेंगे? तो बेसिक डेफिनेशन से हम लोग डिफाइन करने वाले हैं कि इन दोनों का रिलेशन बेटा जो भी होगा वो आइसोमर्स कैसे डिफाइंड होगा। तो द कंपाउंड्स व्हिच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सबसे पहली कंडीशन है कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा होना चाहिए बेटा? सेम होना चाहिए, बट लेकिन डिफरेंस होना चाहिए इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी कंपाउंड्स होंगे, जैसे ए बी कंपाउंड है, इन कंपाउंड्स का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं एग्जांपल से बताऊंगा भी आपको, बट बेटा डिफरेंट आपकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज अगर होगी तो डेफिनेटली हम लोग इन्हें आइसोमर्स बोल सकते हैं। ठीक है, और जो प्रोसेस होगा, एक्टिव जो आपका फॉर्मूला होगा, उसको हम लोग आइसोमेरिज्म बोलते हैं। बट ये आपकी एक परफेक्ट कंडीशन नहीं है कि भाई कोई भी कंपाउंड दे दिया जाए और उस कंपाउंड का अगर आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाए और आपकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज अगर सेम हो जाए, क्या हम सफिशिएंटली उनको बोल सकते हैं कि वो आइसोमर्स होंगे? बताओ बेटा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे एक नई चीज बच्चों इंट्रोड्यूस होती है जिसको अपन बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या फिर इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो इसको मैंने पहले ही पढ़ाया है बच्चों, जब मैं आपको आयोपेक नोमेनक्लेचर डिस्कस कर रहा था, तो उस समय मैंने बेसिक पार्ट में डिस्कस किया है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, तो इसमें बेसिक करेक्टर क्या है, किसी भी कंपाउंड को आप आइसोमर्स डिफाइन कर सकते हो आपस में।
ठीक है। तो वो कंडीशंस मैं आपको बता दूं। पहली बचा कंडीशन क्या है कि उन कंपाउंड्स का, लाइक दो कंपाउंड ए और बी, तो ए और बी आपस में आइसोमर्स कब होंगे उसकी बेसिक कंडीशन में अब लिख रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों क्या सेम होना चाहिए उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, आपको सबसे पहले ये चेक करना है। सेकेंड आपको चेक करना है उनका इंपिरिकल फार्मूला, सेम इंपिरिकल फार्मूला, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों क्या होना चाहिए उनका सेम मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, तो सेम इंपिरिकल फॉर्मूला वेट, सेम इंपिरिकल फॉर्मूला वेट भी होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ बच्चों एक प्रॉपर्टी और है जिसको अपन बोलते हैं सेम वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी मस्ट बी सेम, वेपर डेंसिटी मस्ट बी सेम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वेपर डेंसिटी बच्चों क्या होती है, हम लोग पढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट में, मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करती है, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ठीक है। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाइड बाय 2, वो जो हम पढ़ते हैं फॉर्मूला बेसिक जो होता है। तो वेपर डेंसिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलर वेट के साथ बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर दो कंपाउंड ए और बी का अगर बच्चों मॉलिक्यूलर वेट अगर सेम हो जाएगा, तो उसके साथ बच्चों जो वेपर डेंसिटी होगी वो भी क्या होगी, बराबर होगी। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 5 प्रॉपर्टी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक प्रॉपर्टी और होती है जिसमें हम ये बोलते हैं कि उनका जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है दैट मस्ट बी सेम, ठीक है। यस, नेक्स्ट बच्चों प्रॉपर्टी 6, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों प्रॉपर्टी और यहाँ डिफाइन करते हैं, एटलीस्ट वन डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। कम से कम एक आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी या बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो अब इन सभी प्रॉपर्टीज में से आपको ध्यान कौन सा देना है, मैंने प्रॉपर्टीज तो मैक्सिमम आपको बता दी, इतनी प्रॉपर्टीज किसी बुक्स में नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको ध्यान कैसे रखना है, तो मैं आपको बिल्कुल की देता हूँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट देता हूँ इसका, आप ध्यान रखना कि सबसे पहले बेटा आपको क्या चेक करना है कि इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है कि नहीं। मैं आपको इंपॉर्टेंट वर्ड बस आपको दे रहा हूं यहाँ पे कि अगर आपको कोई भी कंपाउंड गिवन है वो आइसोमर्स है कि नहीं आपस में, तो पहले चेक कर लेना उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं। और सेकंड बच्चों चेक कर लेना है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, क्या चेक करना है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसी को बोलते हैं हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, आपको ये चेक कर लेना है। अगर बच्चों क्वेश्चन में स्ट्रक्चर दे रखा है तो फिर तो दिक्कत होगी ही नहीं डी निकालने में। अगर क्वेश्चन के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला लगाना, आपको डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज बच्चों सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो आप 100% बोल देना कि भाई जो गिवन कंपाउंड है वो आइसोमर है। अब वो आइसोमर्स किस कैटेगरी के हैं, क्या वो आइसोमर्स 2 डायमेंशनल है, क्या वो आइसोमर्स 3 डायमेंशनल है, तो वो भी तो स्टडी करनी है अपन को। तो पहले बच्चों हम बात करेंगे 2 डायमेंशनल की तरफ, फिर हम लोग बात करेंगे 3 डायमेंशनल की तरफ। तो अभी बेसिक पार्ट सभी को समझ में आया, क्लियर हुआ बच्चों, बताओ सभी लोग, सारे पॉइंट क्लियर हुए यहाँ तक, बिल्कुल ओके। तो नाउ क्वेश्चन इज दिस कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको आता है कि नहीं आता है, मैं तो आपको करा चुका हूँ, ठीक है, बट आपको आना चाहिए। तो डी यू के ऊपर ना थोड़ा सा हम लोग एक बार जो पहले मैंने आपको कराया था उसके ऊपर थोड़ा सा हम आपको देखता हूँ कि आपको पता है कि नहीं है। तो पाई बॉन्ड प्लस रिंग वो तो पूरी दुनिया में सबको पता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए, 3 तरीके बताए थे आपको, ठीक है, तीनों मेथड पता होना चाहिए, अगर मॉलिक्यूलर मास के बिना तो भी बताया था, ठीक है। तो वैसे डी निकालने का जो पहला तरीका तो वही है कि अगर क्वेश्चन के अंदर आपको स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है, चलो, तो पहला बच्चों था स्ट्रक्चर के ऊपर। तो अगर स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे तो सिंपल सा आपको पाई बॉन्ड काउंट कर लेना, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस आपको रिंग, ठीक है, जैसे अभी ओम ने बताया था, पाई बॉन्ड और रिंग को काउंट कर लेना है, आपका बन जाएगा क्वेश्चन में स्ट्रक्चर गिवन है, ठीक है। पाई बॉन्ड का डी वन होता है, रिंग का डी वन होता है, एक पाई बॉन्ड का वन डी रिंग वगैरह का वन, जैसे अगर आप यहाँ पे एग्जांपल ले लो छोटा सा, आपको समझ में आ जाएगा। एक चलो मैंने एग्जांपल लिया छोटा सा इस तरीके से,
ठीक है बच्चों, बताओ इसका डी कितना होगा। तो देखो, एक तो ये पाई बॉन्ड है, इस एक डी यहाँ पे हो जाएगा, एक डी यहाँ पे हो जाएगा, है ना, और एक आपका रिंग की वजह से डी, तो टोटल डी कितने हो गए, 1 1 1, आंसर विल बी 3, इसका 3 डी हो गया। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से मैं ऐसे लिख के दे दूं, अब इसका डी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, बाकी बच्चों अगर इस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर दिया, ठीक है, ये कुछ कॉमन स्ट्रक्चर है, मैंने आपको काफी अच्छे से समझाया था वहां पे, अगर आप लोग वो लेक्चर देख लेना जिन बच्चों ने नहीं देखा है। ठीक है, इस तरीके से इसका डी कितना होगा, तो देखो बेटा ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, 2 पाई बॉन्ड है, तो एक डी ऊपर हो जाएगा, एक डी नीचे, तो 2 डी तो यहाँ से हो जाएगा, एक डी आपका यहाँ से मिल जाएगा एक रिंग की वजह से, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 डी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप डी को निकाल सकते हो, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, बिल्कुल सिंपल सा है। यस, चलो अब एक मैं और एग्जांपल आपको यही दे देता हूँ, ध्यान देना। जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा CH3 CH2 एंड CH3, ध्यान देना सभी लोग। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको लिख के दिया है, आप जरा बताओ, हाँ ये दिया है तो इसका डी कितना होगा, बताओ बच्चों इसका डी कितना होगा, 0 होगा, होगा ना इसका डी, ना तो कोई पाई बॉन्ड है ना कोई आपका रिंग वगैरह है, कुछ भी नहीं है, कोई अनसैचुरेशन नहीं है। वैसे डेफिनेशन बच्चों वही थी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की, कि आप कितने मोल्स H2 को यूज करते हो अनसैचुरेशन को सैचुरेशन में कन्वर्ट करने के लिए, बेसिक मतलब यही था। ठीक है, डेफिनेशन का। अगर मैं बच्चों यहाँ से आपसे बोलूँ कि सपोज CH3 CH CH एंड नेक्स्ट इज डबल बॉन्ड CH2, अब बताओ इसका डी कितना है, तो बोल दोगे सर यहाँ पे डी कितना है, सर एक पाई बॉन्ड है तो डी विल बी 1। ठीक है, या फिर बच्चों मैं इसको ऐसे बोल दूं, ध्यान दो इसका डी कितना होगा। ठीक है, दिस इज बॉन्ड लाइन नोटेशन, CH2 CH2 NCH2, आप बिल्कुल बोल दोगे सर इसका डी भी कितना होगा, 1 होगा। अगर इन दोनों का डी 1 है तो ये आइसोमर्स हो सकते हैं क्या, हो सकते हैं, तो पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी चेक कर लिया जाए। तो ये कितना हो जाएगा, C3H कितना हो जाएगा, 6 आएगा, चेक कर लो, C3H6, ये भी कितना हो जाएगा बेटा, C3H6। तो देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, C3H6 C3H6, दोनों का डी सेम, तो अनडाउटली बच्चों ये आइसोमर्स होंगे। अभी आइसोमर्स 2 डायमेंशनल है कि 3 डायमेंशनल है, ये तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी पहले ये तो पहचानना सीख लें कि गिवन कंपाउंड आइसोमर्स है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। तो अगर बच्चों में पूछता कि सपोज ये एक कंपाउंड है, क्या इस कंपाउंड के साथ इस बी कंपाउंड का कोई आइसोमेरिक रिलेशन है, तो बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज उसका डी कितना है, 0, इसका डी 1, तो ए और बी के साथ कोई आइसोमेरिक रिलेशन नहीं होगा। क्या ए और सी के साथ कोई आइसोमेरिक रिलेशन होगा, वो भी नहीं होगा, बिकॉज उनका भी डी डिफरेंट। तो मस्ट कंडीशन बच्चों क्या है, मस्ट कंडीशन यही है आइसोमर्स के लिए कि आपका डी सेम होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन है कि उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट मस्ट बी सेम। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बताओ बेटा। चलो, अगर मान चलो क्वेश्चन के अंदर बच्चों मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, तो अपन डी कैसे निकालते हैं, है ना, हम लोगों ने वो एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, जिसमें बच्चों आपका टेट्रा वैलेंसी करके मैंने बताया था, आप इस तरीके से भी याद रखो, कार्बन प्लस 1, कार्बन में एक को जोड़ दो और माइनस कर दो बेटा हाइड्रोजन के जो नंबर्स हैं, प्लस हाइड्रोजन के नंबर जोड़ दो, माइनस कर दो नाइट्रोजन के नंबर, डिवाइड बाई 2 कर दो। ठीक है, बस इतना करना है, नथिंग एल्स। अरे समझ में आ रहा है। और बच्चों किसको करना है इग्नोर, तो आपको इग्नोर करना है ऑक्सीजन को एंड सल्फर, ऑक्सीजन सल्फर को कर देना इग्नोर, अगर आते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अंदर, तो इससे कोई आपको इंपॉर्टेंट कोई ऐसा पार्ट नहीं देखना है, आंसर बन जाए। ठीक है, जैसे बच्चों चलो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, C4H6 ब्रोमीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया मैंने, तो बताओ बच्चों इसका डी कितना होगा, इस गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का डी कितना होगा, निकालो आप जल्दी से। तो बच्चों कितना कार्बन है, कार्बन का नंबर यहाँ पे 4 लिखा जाएगा, तो 4 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, माइनस में कितने बच्चों हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, कितने हेलोजन है, 1 हेलोजन है, और माइनस का मेरा नाइट्रोजन कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो -1 कर दो, डिवाइड बाई आपको वही 2 करना है, मेरा सॉल्व करो कितना आंसर आएगा, आगे 2 आप लोगों का बिल्कुल सही, तो इसका डी कितना आ गया, 2 आ गया, बहुत सही। तो इसी तरीके से आप लोगों को निकालना है, मैंने तो आपको मल्टीपल फॉर्मूले दिए थे, एक फॉर्मूला नहीं दिया था, 2 2 3 3 फॉर्मूले दिए थे, आपको जैसा पसंद हो आप उस तरीके से करो। ठीक है, जिस भी तरीके से आपको अच्छा लगे उस तरीके से करो, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपका काम होगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों
नाउ दिस इज डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आपका NH2। बताओ चलो क्या होगा इसका DU, इस कंपाउंड का DU क्या होगा, बताओ भाई जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे बच्चों यहाँ पे दिया मैंने OH, नाउ दिस इज ब्रोमीन, डबल बॉन्ड, नाउ दिस इज NH2। बताओ इनकी DU कितने होंगे। नेक्स्ट कंपाउंड मैंने कुछ इस तरीके से दिया, चलो इसका DU बताओ क्या होगा। यस नेक्स्ट डबल बॉन्ड O, इसके साथ बच्चों यहाँ दिया डबल बॉन्ड और एक इस तरीके से बना दिया, ठीक है, बाइसाइक्लो कंपाउंड ले लिया। इसका बताओ DU कितना होगा। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं बेटा DU के ऊपर, आप ये बात जरूर ध्यान रखना कि जैसा हम पकड़ लेते हैं सिंपल सा ऐसा नहीं है। यहाँ पे कार्बन के साथ CN दिया, CN साइनाइड के रखा है, फिर यहाँ से एक इस तरीके से रिंग है, डबल बॉन्डो है। बेटा यहाँ पे जरूर ध्यान रखना है, गलती करोगे आप लोग, है ना। यहाँ पे CN ये भी होता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है, 2 DU होगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, आप फटाफट निकालो। तो बेटा देखो इसका DU कितना आएगा, निकालो, वही फर्स्ट कंपाउंड का, आसान है। देखो एक पाई बॉन्ड यहाँ है, एक रिंग की वजह से हो जाएगा, तो DU इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन दे रखा है, देखो नीचे ये, इसका DU कितना होगा, बताओ भाई जल्दी से बताओ कितना होगा। डबल बॉन्ड की वजह से DU 1 हो जाएगा, एक पाई की वजह से इसका DU 2 हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन ये आपको क्यूब दे रखा है, क्यूब का DU कितना होगा। हाँ क्यूब का DU कितना होगा, तो क्यूब का बेटा फॉर्मूला क्या होगा, 8 कार्बन है ना, और हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन होगा, तो CH, C8, H8 यही होगा। आपको मॉलिक्यूल अगर आपको पता चल रहा है कि 3D में समझ नहीं आ रहा है कितने रिंग हैं कितने क्या है, तो आप कोशिश करो कि उसका आप मॉलिक्यूल फॉर्मूला लिख लो, और मॉलिक्यूल फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दे रखा है, आपको क्लियर नहीं बैठ पा रहा है 2D पेपर पे 3D स्ट्रक्चर दे रखा है, तो आप क्या करो, उसका आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लो और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से लगा लो, उसका जो जो आपको मैंने रिलेशन दिया था वो लगा लो और आंसर बन जाएगा। कार्बन हाइड्रोजन है, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सॉल्व करो बच्चों, कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, कितना आंसर DU इसका आएगा। 4 किया है, नहीं 5 इज द आंसर, 5 इज द आंसर। ठीक है, फिर से ट्राई करो। यस 5 इज द आंसर। इसके बाद मैंने आपको ये ऊपर और दिया था स्ट्रक्चर, इसका DU कितना होगा, तो एक, एक दो, एक तीन, ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे, तो एक और एक ऊपर नीचे, टोटल मिला के 5, तो इसका भी DU कितना 5। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपको मैं थोड़ा प्रैक्टिस कराया, आई होप आपने चीजों को समझा हुआ। क्लियर हुआ बेटा, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन। चलो क्लियर हुआ सभी को, ओके। इसके बाद आइसोमर्स आपको बैठ गया दिमाग में, आइसोमर्स आपको बोलना कैसे है पहचानना कैसे है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि बच्चों आइसोमर्स की 2 कैटेगरी है। आइसोमर्स को ब्रॉडली क्लासिफाइड करें तो बच्चों 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी जो बच्चों इसकी होती है, आपने तो पहचान लेना आइसोमर्स होगा कि नहीं होगा, तो पहला काम क्या करना होगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। सेकंड काम क्या करना बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। बस 2 ही चीजें चेक करनी है, बस 2 चीजें आपने ठीक ढंग से चेक कर ली, बाकी चीजें पता होनी चाहिए। बिकॉज बच्चों अगर थ्योरी वाइज क्वेश्चन आ गया स्टेटमेंट वाइज, तो फिर आपको पता होना चाहिए, जो मैंने 5-6 पॉइंट आपको लिखाए थे वो सब पता होने चाहिए। तो ये दोनों चीजें अगर सेम हो जाती हैं तो हम बोलेंगे आइसोमर्स। बट आइसोमर्स में कौन सी कैटेगरी है, तो बच्चों की तरफ हम 2 डायमेंशनल की बात करेंगे और इधर हम लोग 3 डायमेंशनल के ऊपर बात करेंगे। तो 2D पे बच्चों पहले बात करते हैं, 2D को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल्स, STRUCTURAL, ठीक है, स्ट्रक्चरल्स आइसोमर्स, ये आपकी फर्स्ट कैटेगरी है। तो स्ट्रक्चरल्स आइसोमर्स का बच्चों बेसिक मतलब क्या है, इसका बेसिक मतलब ये है कि जो डिफरेंस है ना, जो आपको डिफरेंस मिलेगा, ठीक है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप विद इन मॉलिक्यूल, विद इन मॉलिक्यूल,
ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा प्लीज ध्यान दो, स्ट्रक्चर में चेंज होना चाहिए। जो आपका बेसिक जो स्ट्रक्चर है, जो आपका स्केलेटन है, उसमें बेसिक आपका चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने वही लिखा है। तो जो आपका डिफरेंट है वो क्या होना चाहिए, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप विद इन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के अंदर ही कोई ना कुछ आपको चेंज देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, बाकी वो कंडीशन तो इंपॉर्टेंट है, डी यू एम एम तो सेम होना ही चाहिए। उसके बाद की बात है ये कि अगर वहां पे हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर मस्ट बी डिफरेंट, स्ट्रक्चर मस्ट बी डिफरेंट, बट डी यू एंड एम एफ विल बी सेम। डी यू एम एफ तो सेम रहेगा ही, तभी तो आइसोमर्स बोला जाएगा। डी यू एम एफ सेम नहीं होगा तो आइसोमर्स कैसे होगा? डी यू एम एफ मस्ट बी सेम तो आइसोमर्स होगा। बट आइसोमर्स में अगर आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलना है तो उस केस में डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप विद इन द मॉलिक्यूल्स। हम इसके एग्जांपल से बहुत बेहतरीन समझेंगे। अभी आप डेफिनेशन समझो, हर चीज एग्जांपल से समझ में कम आती है, आप इसको डेफिनेशन से भी समझा समझा करो। कोई थ्योरी भी आती है नीट के अंदर, एडवांस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप विद इन दी मॉलिक्यूल्स, अगर ऐसा अरेंजमेंट आपको मॉलिक्यूल्स के अंदर देखने को मिलेगा तो डेफिनेटली वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ही होगा। लेकिन डी यू एम एम आपका बिल्कुल परफेक्टली सेम होगा। सभी को बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन नहीं? मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा आपको समझ में आ जाए बेसिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को। जैसे बच्चों मान के चलो मैंने एक कंपाउंड आपको ऐसा दिया है, डबल बॉन्ड हो, ये फर्स्ट कंपाउंड है। सेकंड कंपाउंड मैंने आपको दे दिया कुछ इस तरीके से, डबल बॉन्ड यहाँ पे बाकी है। अब देखो ध्यान से, पहले बच्चों पहचानो कि ये कंपाउंड फर्स्ट और सेकंड आइसोमर्स है। डी और एमएफ चेक करो। तो बेटा डी निकाल लेते हैं पहले अपन। एक डी डबल बॉन्ड की वजह से, एक डी रिंग की वजह से, टोटल डी कितना हो जाएगा इसका 3। इसका डी बच्चों 3 हो जाएगा। ठीक है, एक डी यहाँ पे, एक डी यहाँ पे, एक डी विल बी सेम। ओके, क्या इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा? बिल्कुल सेम होगा, आप चेक करके देख लें। बिल्कुल, तो डी भी सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है। तो बच्चों 100% ये आइसोमर्स है। बट बच्चों कौन से आइसोमर्स है? तो मैंने बोला था मॉलिक्यूल्स के अंदर ही, मैंने बोला था कि वही डिफरेंट अरेंजमेंट होना चाहिए एटम्स का या ग्रुप का मॉलिक्यूल्स के अंदर विद इन दी मॉलिक्यूल। तो आपने क्या देखा कि भाई डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा हुआ था, भाई डबल बॉन्ड यहाँ पे अपन ने लगा के रखा था, इस डबल बॉन्ड को अपन ने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो शिफ्ट कर दिया, इसका मतलब बच्चों यहाँ पे पहले क्या लगा होगा आप मुझे बताओ? यहाँ पे लगा होगा सिर्फ और सिर्फ आपका 1 हाइड्रोजन। देखो ना ध्यान से, यहाँ पे लगा होगा 1 हाइड्रोजन। अब इसके बाद बच्चों मैंने क्या करा कि भाई जो पोजीशंस हैं, तो यहाँ पे क्या लगा होगा 2 हाइड्रोजन। तो मैंने बेटा कुछ नहीं किया, मैंने जो एटम्स हैं जो ग्रुप, उनकी पोजीशंस को चेंज कर दिया। आप चेक कर लेना, मैं फिर से लिख रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। हुआ क्या है बेटा, ये काम हुआ है सिर्फ कि मैंने क्या करा कि यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन था ना, मैंने इसको यहाँ से निकाला, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। बात समझ में आ रही है? जैसे ऊपर शिफ्ट किया तो बच्चों ये डबल बॉन्ड था ना, वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो इसका बेसिक मतलब यही है कि मैं जो भी अरेंजमेंट कर रहा हूँ स्ट्रक्चर के अंदर, वो आपके मॉलिक्यूल्स के अंदर ही कर रहा हूँ, बाहर कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो एग्जैक्टली एग्जांपल बच्चों आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के ही हैं। ठीक है, 2 डायमेंशनल के ही हैं। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं, आपको जो भी चेंज करना है उसके स्केलेटन में ही चेंज करना है। ये पहली बात होगी बेटा। सेकंड अपन बात करते हैं, सेकंड कैटेगरी थी आपकी स्टीरियो, जिसको अपन ने 3D बोला था। 3D के अंदर बेटा इसको बोलते हैं अपन स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर। बेटा स्टीरियो से समझ में आ रहा है कि स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस। स्टीरियो का मतलब स्पेस, और स्पेस का मतलब बेटा जहाँ पे 3 एक्सिस दिखाई देते हो, एक्स वाई जेड, मतलब आपके 3D के बारे में बात किया जा रहा है, स्पेस के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, पहला बच्चों का केस था आपका 2 डायमेंशन, दूसरा केस है स्पेस। तो स्टीरियो आइसोमर्स है क्या? इसका बेसिक मतलब बच्चों ये है, आप ध्यान से देखो, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप, एटम्स और ग्रुप विद इन दी स्पेस, विद इन दी स्पेस। देखो मैं बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ, लंबी चौड़ी डेफिनेशन को याद रखने से कोई फायदा भी नहीं है, आपको समझ में आएगा। बेटा देखो पहले क्या था स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में, क्या था स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में? ये था कि भाई मॉलिक्यूल्स में डी यू एम एम तो सेम था, आइसोमर्स हो गए थे, लेकिन उनके जो स्ट्रक्चर था, जो उनका जो स्केलेटन था, बस उसमें ही एटम्स ग्रुप का चेंज होना चाहिए, कहानी खत्म हो सकता है, आइसोमर्स हो जाएंगे। स्टीरियो के अंदर बेटा इसका मतलब है स्पेस, वहां पे था विद इन दी मॉलिक्यूल, यहाँ पे स्पेस के अंदर। तो स्पेस के अंदर अगर आपकी ग्रुप और एटम्स का अरेंजमेंट अगर आपको डिफरेंट मिलता है
तो डेफिनेटली ऐसे मॉलिक्यूल्स बच्चों बोले जाएंगे स्टीरियोआइसोमर्स। जैसे अपन एग्जांपल समझते हैं बेहतरीन ढंग से, कार्बन, यहाँ बच्चों लिया मैंने एसिड, यहाँ पे लिया मैंने CH3। ध्यान से देखना बेटा, ये आपका बेज है, ये भी आपको पढ़ाया है मैंने, 3D फॉर्म क्या होती है कंपाउंड्स की। ये डैश लगा दिया, डैश पे चलो यहाँ पे लगाया सिर्फ हाइड्रोजन। ये बच्चों आपका फर्स्ट मॉलिक्यूल है। सेकेंड मॉलिक्यूल भी अपन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, कि कार्बन, यहाँ डैश पे बेटा हाइड्रोजन। ध्यान दो, बेस पे ये लगा हुआ है आपका यहाँ पे OH, ठीक है, इधर आपका CH3 और यहाँ पे COOH। बड़ा ध्यान से बताओ, ये दो मैंने कंपाउंड दे दिया आपको। अब ये दो कंपाउंड दे दिए हैं, तो पहले क्या करना कि आइसोमर्स है कि नहीं, तो पहले बच्चों चेक करते हैं अपन DU और आपके MF। तो DU MF में कोई दिक्कत नहीं है, अभी को सब कुछ आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि सब कुछ बिल्कुल बराबर का है। तो यहाँ पे आपको देखते ही पता चलेगा पहली चीज कि DU एज वेल एज जो इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले होंगे वो बच्चों दोनों के सेम है। सेम है तो मतलब ये आइसोमर्स। अब ये आइसोमर्स में कौन सा आइसोमर्स है, तो ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि बच्चों यहाँ पे ना स्पेस के बारे में बात करी जा रही है। देखो, एक ये वाला एसिड और एक ये वाला CH3, ये बच्चों प्लेन पे हैं। ये दोनों कहाँ पे हैं, ये दोनों के दोनों आपके सेम प्लेन में है। सेम प्लेन का मतलब है कि जिस आप टेबल पे बैठ के पढ़ते हो उस टेबल के ऊपर रखे हुए हैं, वहीं पे कार्बन रखा है, उसी पे ही एसिड एक तरफ, उसी पे ही CH3 लगा हुआ है। ये बेटा डैश है, डैश का मतलब होता है प्लेन के नीचे। ये बेज है, बेज का मतलब प्लेन के ऊपर। तो OH बच्चों कहाँ है, टेबल के ऊपर जा रहा है। H कहाँ जा रहा है, टेबल के नीचे जा रहा है। बिल्कुल दिमाग में बैठ रहा है? अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल। तो बच्चों हाइड्रोजन कहाँ पे है, नीचे की तरफ है। OH कहाँ पे, ऊपर की तरफ है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सही। मतलब ये एग्जैक्टली आपके क्या है, स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन इसके पहले जो अपन ने पढ़ा था, क्या कहीं स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे? बिल्कुल भी नहीं। वो सारे के सारे एक ही जगह एक ही प्लेन पे रखे हुए थे, ये स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा सेकंड, तो देखो अब सेकंड वाले में देखो, अब सेकंड वाले की बात करें तो आप देखो कि ये एसिड, ये CH3 दोनों सेम प्लेन पे है। ये हाइड्रोजन कहाँ पे बच्चों, डैश पे है। इधर भी डैश पे था। जब दोनों डैश पे है तो प्लेन के नीचे होगा। तो प्लेन के नीचे होगा तो आइसोमर से कोई अरेंजमेंट तो चेंज हुआ ही नहीं ना। तो क्या करो, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे लगा दिया मैंने बेटा OH और यहाँ लगा दिया मैंने H। अब देखो आपको अब समझ में आ जाएगा। तो पहले कंपाउंड के अंदर जो बच्चों हाइड्रोजन था वो कहाँ पे था, प्लेन के नीचे था, और जो OH था वो प्लेन के ऊपर था। सेकंड वाले में क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन है बच्चों वो बेस पे पहुंच गया, ये डैश पे आ गया। मतलब सेकंड वाले कंपाउंड में OH कहाँ पे पहुंच गया, नीचे, और H कहाँ पहुंच गया, ऊपर। अब समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अभी एक प्लेन के ऊपर है, पहले वाले कंपाउंड में हाइड्रोजन प्लेन के नीचे है, OH प्लेन के ऊपर है। सेकंड वाले में क्या है, OH प्लेन के नीचे चला गया, अब हाइड्रोजन ऊपर चला गया। तो आपको समझ में आ गया कि स्पेस में क्या हुआ है, स्पेस में आपका चेंजिंग हुई है, स्पेस में कुछ न कुछ रीअरेंजमेंट में बदलाव हुआ है। वही तो हम लोग बात कर रहे थे, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स विद इन द स्पेस। स्पेस में चेंज होना चाहिए, 3D में चेंज होना चाहिए। तो डेफिनेटली बच्चों आपस में क्या होंगे, आइसोमर्स तो होंगे बट स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। क्रिस्टल क्लियर? बताओ भाई जल्दी से, फिर अपन आगे चलते हैं। परफेक्टली दिमाग में बैठा, कोई कंफ्यूजन नहीं? चलो, आइसोमर्स। तो आइसोमर्स के अंदर बच्चों वही दो कैटेगरी फिर से हम बात करेंगे। अब इनके टाइप्स की बात कर लेते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले बच्चों आपका जो 2D है, इधर अपन बात करेंगे 3D के बारे में। जो 2D है, पहले बच्चों पढ़ेंगे चेन आइसोमर्स, सेकेंड अपन पढ़ेंगे पोजीशन आइसोमर, थर्ड बच्चों पढ़ेंगे हम लोग फंक्शनल आइसोमर, फोर्थ हम लोग पढ़ेंगे मेटामर्स, मेटामर्स, फिफ्थ बच्चों पढ़ेंगे अपन ट्यूटोमर्स। ठीक है, और यहाँ बच्चों एक और आएगा आपका रिंग चेन आइसोमर्स। ठीक है, रिंग चेन आइसोमर्स। 3D की बच्चों बात करते हैं, तो 3D के अंदर बच्चों हम लोग पढ़ेंगे जो बेसिक पार्ट है स्टीरियो आइसोमर्स की हम बात कर रहे हैं, जिसमें बच्चों हम लोग फोकस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर पे। सेकेंड अपन बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर पे, और थर्ड बच्चों बात करेंगे अपन कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स पे। ठीक है, तो बेटा ये बात बिल्कुल ध्यान रखो, ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल बच्चों किसके पार्ट होते हैं, कन्फिगरेशनल के, कन्फिगरेशनल के होते हैं। और कन्फॉर्मेशनल बच्चों हम बाद में पढ़ेंगे, जो आपका साइक्लोहेक्सेन
जो आपके साइक्लिक एल्केन होंगे उनको रिप्रेजेंट करेंगे अपन लोग बाद में। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया। आइसोमर्स के बच्चों दो कैटेगरी है, 2D है, 3D। 2D में कौन कौन सी है? चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटा, ट्यूटो, रिंग चेन आइसोमर्स। 3D के अंदर बच्चों दो पार्ट आते हैं, कन्फिगरेशनल और कन्फॉर्मेशनल। कन्फिगरेशनल के अंदर बच्चों दो सेक्शन है, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। और कन्फॉर्मेशनल के अंदर बच्चों हम पढ़ेंगे लास्ट में, ठीक है, जहां पे आपको साइक्लो एल्केन्स के बारे में बार बार मैं डिस्कशन करूंगा, ठीक है। स्पेस के अंदर रोटेशन पे बात करूंगा, एल्केन के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन किसी को? बिल्कुल भी नहीं। पे हम लोग ये छोटा सा एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए, ठीक है, आइसोमर्स के अंदर। देखो बेटा, जैसे मैं मान के चलो बेटा एग्जांपल दूं आपको, C2H6O। सेकेंड में एग्जांपल दूं आपको C2H6O। आपको पता चल रहा है कि सर यहाँ जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपने लिखा है ना, ये दोनों का सेम है। एक कंपाउंड बच्चों ए है, एक कंपाउंड बी है, दोनों का जो एमएफ आया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया, वो बच्चों बराबर है। दिख रहा है आपको? C2H6O, C2H6O, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बच्चों अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं कुछ इस तरीके से। वैसे आपको मैं पढ़ा चुका हूं जनरल फॉर्मूला फॉर एनी कंपाउंड। जनरल फॉर्मूला मैंने डिफाइन किए थे। यहाँ पे क्या है? CnH2n। बात समझो बच्चों, क्या CnH2n है यहाँ पे? पहले वाले केस में नहीं, CnH3n है। अगर आप देखो तो CnH3n देन O। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? कुछ एल्केन फैमिली जैसा जा रहा है, CnH2n+2। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या है कि CH3 देन लिख सकता हूं मैं आपका यहाँ पे CH2 देन आपका OH। भाई एक ऑक्सीजन है तो या तो ईथर होगा या फिर आपका एल्कोहल होगा, यही हो सकता है। भाई एक ऑक्सीजन दिख रहा है ना आपको, या तो एल्कोहल होगा या फिर ईथर होगा, यही हो सकता है। तो एल्कोहल मैंने इधर लिख दिया। इसको बच्चों अपन लिख सकते हैं CH3 ऑक्सीजन एंड CH3। देख लो आप ध्यान से। तो मैंने जब एक्सटेंड किया तो बेटा यहाँ पे ये क्या मिल गया? एल्कोहल, और ये मिल गया आपको ईथर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट आप नीचे देखो तो बेटा ये तो एल्कोहल हो गया, यहाँ पे ईथर हो गया। भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का DU भी 0 0 है, इसका भी DU 0 आएगा, इसका भी DU 0 आएगा, कि ना कोई रिंग है ना कोई पाई बॉन्ड है। DU भी सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम, तो आइसोमर तो है। ए और बी आइसोमर्स है। ए को लिखा मैंने एल्कोहल, बी को मैंने एक्सटेंड किया तो बच्चों उसको लिखा मैंने ईथर। अब जो बेटा लोअर मॉलिक्यूलर वेट के जो आपके अल्कोहल्स होते हैं वो हमेशा लिक्विड फेज में होते हैं। तो भी बच्चों लोअर मॉलिक्यूलर वेट वाले गैस के फेज में होते हैं। थोड़ा और ऊपर बढ़ोगे आप कार्बन की तरफ, लिक्विड मिलेंगे, और ऊपर चलते चले जाओगे तो फिर आपको क्या मिलेगा? सॉलिड फेज में मिलने लगते हैं हाइड्रोकार्बन। अच्छा ये बच्चों ये भी लोअर मॉलिक्यूलर वेट का है। लेकिन ये बच्चों जो ईथर है ये मिलता है गैस की फेज में, पहला ही ईथर है। ठीक है, पहला ईथर है गैस की फेज में। और बेटा ये आपको मिल जाएगा लिक्विड फेज में। अरे आपने पढ़ा ना एथेनॉल, तो सब जानते ही है एथेनॉल, खबर निकलते न्यूज़पेपर में आप पढ़ते होंगे एथेनॉल पीने के बाद क्या हो गया। तो बेटा देखो ये आपका लिक्विड फेज में होता है, ये गैस की फेज में है। अब ये जो एल्कोहल है, मैंने सुबह ही आपको पढ़ाया था कि एल्कोहल बच्चों किसके लिए पॉपुलर होते हैं? एच बॉन्डिंग के लिए। क्या बच्चों ईथर ईथर बेटा आपको एच बॉन्डिंग मिलती है? कभी भी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ना उसके पास पोलरिटी नहीं आती। यहाँ बच्चों आती है पोलरिटी आपकी O- और H+। तो इसके पास कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को कभी भी नहीं मिलती है, दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती है। तो देखो ना फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज की मैं स्टडी कर रहा हूँ, डिफरेंट आ रही है देखो। इसके बाद बच्चों आपका यहाँ पे जो इसका जो आपका लिक्विड है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो इसका बच्चों बॉइलिंग पॉइंट आता है 76 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। लेकिन इसका जो बच्चों अगर बात करें तो गैस है, तो इस गैस वाले केस में इसका आपका आता है अराउंड आपका 17, भाई गैस है तो बहुत कम होगा 17 डिग्री सेल्सियस, ये भी डिफरेंट है। बाकी बच्चों बात करते हैं तो इसके पास प्रेजेंट है एसिडिक हाइड्रोजन, आप चेक कर लो, अरे OH है ना भाई, एसिडिक हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है बिकॉज इट इज डायरेक्टली अटैच्ड विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो एसिडिक हाइड्रोजन। इसके पास कहीं भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो मैं बच्चों बोलूंगा कि इसके पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, एक ये भी डिफरेंस आ गया। बाकी बच्चों आप यहाँ पे रिएक्टिविटी को लेके भी स्टडी कर सकते हो। जैसे सपोज मान के चलो मैंने एल्कोहल के सामने बच्चों डाला सोडियम, एल्कोहल के सामने मैंने डाला सोडियम, तो क्या रिएक्टिविटी परफॉर्म करेगा? यस और नो, जल्दी से बताओ। अल्कोहल के सामने अगर आपने सोडियम यूज किया है, क्या रिएक्शन परफॉर्म करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों सोडियम क्या है? मेटल है, बेसिक प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। इसके पास बच्चों प्रेजेंट एसिडिक हाइड्रोजन H+ निकालने की टेंडेंसी होल्ड करता है, तो H+ छोड़ेगा वो आपका एसिड। बाकी बच्चों सोडियम आपका मेटल है तो वो बेस हो गया ना, एसिड बेस रिएक्शन। बिल्कुल। तो बच्चों जब रिएक्शन यहाँ पे सोडियम से होगी तो यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या? ये बन जाएगा CH3 CH2 देन आपका ONA। ठीक है, और सोडियम मेटल निकालेगा 1 इलेक्ट्रॉन,
H प्लस वैसे एक्सेप्ट करेगा तो बच्चों वहां से निकल जाएगी आपकी H2 गैस, तो H2 गैस रिलीज होगी। अच्छा यहाँ से बच्चों क्या होगा, यहाँ से बताओ, अगर मैं यहाँ पे सोडियम यूज करूंगा तो कोई रिएक्शन होगी? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चों सोडियम तो ठीक है लेकिन बेस, लेकिन क्या ऊपर इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है? नहीं है। यहाँ पे कोई रिएक्शन परफॉर्म होने वाली नहीं है। क्या सभी को समझ में आया? बिल्कुल सही। और बच्चों बताऊं, मैं बेसिकली ज्यादा फोकस कर रहा हूँ इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को आपको समझाने के लिए, ठीक है, देखो कैसे कैसे डिफरेंट आ रही है। और बच्चों बात करें, अगर मैंने अल्कोहल के सामने बच्चों लिखा है हाइड्रोजन आयोडाइड, सिंपल सी रिएक्शन है, यहाँ पे लिखा मैंने हाइड्रोजन आयोडाइड, तो बच्चों रिएक्शन बिल्कुल अलग बनेगी यहाँ पे। तो फर्स्ट वाले केस में क्या बनेगा, जल्दी से बताओ, फर्स्ट वाले केस में क्या बनेगा? यहाँ से बच्चों रिलीज होगा H प्लस है, यहाँ बच्चों आपका ऑक्सीजन है, वो बेटा एक्सेप्ट करेगा इसको, तो वहां पे आपका क्या बनेगा, H प्लस जाके अटैक करेगा लोन पेयर के साथ, तो ऑक्सीजन के पास आएगा पॉजिटिव चार्ज, वाटर मॉलिक्यूल होके बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से आपको बन जाएगा CH3, यहाँ से CH2, और सामने से आयोडीन है वो जाके यहाँ अटैक कर देगा। ये बच्चों बन गया प्रोडक्ट। लेकिन अगर HI का एडिशन अगर आपने यहाँ पे किया है तो ध्यान दो, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे H प्लस साइंस आएगा, वो बच्चों इसी लोन पेयर पे अटैक करेगा जाके इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे, तो यहाँ से पूरा एक सेक्शन गायब हो जाएगा और यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा CH3I। CH3I इज द प्रोडक्ट। तो देखो यहाँ पे क्या मिला, ठीक है, इथाइल आयोडाइड, यहाँ पे क्या मिला, मिथाइल आयोडाइड, तो ये भी आंसर डिफरेंट हो गया। इसका मतलब ये है कि बेटा ये जो आपस में कंपाउंड है वो आपके डेफिनेटली आइसोमर्स है, जिसकी मैंने बहुत सारी आपको कैटेगरी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन करी। क्या सभी को समझ में आया? बताओ बच्चों। यस, आगे चलते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं टू डायमेंशनल स्टेस्कल्स आइसोमर्स के अंदर। तो स्टेस्कल्स जो बच्चों आइसोमर्स हैं, इसमें पहले बच्चों आता है कौन सा, चेन आइसोमर्स, हम लोगों ने बिल्कुल पढ़ा है। अच्छा एक बात और है, जैसे अभी एक बच्चे ने लिखा था कि स्टेस्कल्स आइसोमर्स को हम लोग बच्चों स्केलेटन आइसोमर्स भी बोलते हैं, लिंकेज आइसोमर्स भी बोलते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहले तो ना मैं जो आपका स्टेस्कल्स आइसोमर है उसको मैं थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। यस, ध्यान दो बेटा, बेसिक डेफिनेशन तो आपको पता ही है, जो अभी मैंने बताई थी। यस, व्हेन टू और more number of organic compounds have same molecular formula but different structural formula, ठीक है, these compound are called Stascals isomers, उनको बोलते हैं Stascals isomers। ये शिक्षा पार्ट है। इनको बच्चों हम लोग कुछ और नाम से भी कॉल करते हैं, जैसे मैं बोल रहा था बेटा स्केलेटन, मैंने बहुत देर से इसका नाम ले रहा था स्केलेटन आइसोमर या स्केलेटल आइसोमर्स, ठीक है। या फिर बच्चों इसको बोलते हैं लिंकेज, कभी लिंकेज आइसोमर्स लिख के आ जाए, घबराना नहीं है, ठीक है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। या बच्चों बोला जाए कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, वो भी आपका यही इसी का मतलब है। सभी को बात समझ में आती, कोई कंफ्यूजन नहीं? यस। इसके बाद अब बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले चेन आइसोमर्स ना, टू डायमेंशनल में चेन आइसोमर्स क्या होते हैं, तो ना मस्ट बी डिफरेंट, तो इसको मैं लिख लेता हूं, ठीक है, डेफिनेशन, दे हैव different size of main carbon जो प्रिंसिपल कार्बन चेन है आप वो बोलो, ठीक है, उस सबकी उस सब का मतलब एक ही है, ठीक है। एंड या फिर बच्चों बोल सकता हूं और साइड एल्काइल चेन, ठीक है। तो डिफरेंट साइज ऑफ मेन कार्बन चेन एंड साइड आपके एल्काइल चेन, ठीक है, अपन साइड चेन भी बोलते हैं, ठीक है। यस, इनको अपन बोलते हैं चेन आइसोमर्स। तो चेन आइसोमर्स में जो डिफरेंट क्या होगा, साइज ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन दैट मस्ट बी डिफरेंट, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल समझाऊंगा, आप टेंशन मत लो, सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी पूरा हुआ नहीं है, पूरा मैं समझाऊंगा, समझ में अच्छा जाएगा। तो चलो, द टू आइसोमर्स
should have functional group multiple bond substituents except alkyl part, एल्काइल ग्रुप को छोड़ के, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो चेन आइसोमर्स की बात कर रहे हैं तो मैं पहले पॉइंट बोल रहा हूँ, द टू आइसोमर्स शुड हैव, ठीक है, सेम नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट्स, ये सारे के सारे सेम होने चाहिए, बट डिफरेंट बच्चों क्या होना चाहिए, जो प्रिंसिपल चेन है, नाम रहा होगा कि जो प्रिंसिपल चेन है दैट मस्ट बी डिफरेंट, जैसा नाम होगा वही चीज आपको डिफरेंट मिलेगी, ठीक है। तो चेन आपकी जो प्रिंसिपल चेन है, जो आपकी मदर चेन है, वो आपकी डिफरेंट होनी चाहिए, बाकी सारे पार्ट बच्चों सेम होना चाहिए। जैसे सेम क्या क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड सेम होना चाहिए, आपका सब्स्टिट्यूएंट सेम होना चाहिए, लेकिन एल्काइल पार्ट को छोड़ के मैंने इसको अलग करके लिख दिया है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट्स, जिसको अपन बोलते हैं लोकेंट, सब्स्टिट्यूएंट्स को हम लोग लोकेंट भी बोलते हैं, ठीक है, इज नॉट कंसीडर्ड हियर, इज नॉट कंसीडर्ड हियर। हम लोग यहाँ पे जो पोजीशन है फंक्शनल ग्रुप की उसे कंसीडर नहीं करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन कंसीडर नहीं करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। सब क्या ध्यान देंगे कि आपकी जो प्रिंसिपल कार्बन चेन है वो आपकी डिफरेंट होना चाहिए, सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। बाकी आपका जो भी और जो सेक्शन है उससे आपको लेना देना नहीं है। सबको समझ में आ गया? तो मैं बहुत ही सिंपल सा एस्टिमेट दे दूं, द कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, दो कंपाउंड गिवन है ए और बी, उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ठीक है, डीयू आपका सेम होगा, बट डिफरेंट क्या होना चाहिए चेन आइसोमर्स के अंदर, जो आपकी प्रिंसिपल कार्बन चेन है पीसीसी है, दैट मस्ट बी डिफरेंट। समझ में आ गया? और साइड चेन भी बोल सकते हो उसको, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट मस्ट बी रिमेन सेम, वो तो आपके सेम रहनी चाहिए, नहीं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका बदल जाएगा, ठीक है। चलो अब लेते हैं इनके एग्जांपल्स, आपको समझ में आएगा बेहतर। जैसे जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे लिया कार्बन कार्बन कार्बन, ये फर्स्ट कंपाउंड है, सेकेंड कंपाउंड, 1 2 3, चलो बताओ ये दोनों कंपाउंड बेटा सबसे पहला काम किया होगा DUMF, तो वो तो सेम हो जाएगा, आपको पता चल गया होगा DU इसका 0 है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आपका सेम निकल के आ रहा होगा, आप निकाल के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो दोनों सेम, मतलब ये आइसोमर्स हैं, बट आइसोमर्स में बेटा कौन सी कैटेगरी है, स्पेस के बारे में बात नहीं करी जा रही है, स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है। तो इसकी बच्चों प्रिंसिपल कार्बन चेन आयोपैक आपको पढ़ाया है मैंने, आयोपैक में बच्चों पीसीसी मैंने बहुत अच्छे से आपको सिखाई है, प्रिंसिपल कार्बन चेन। तो बेटा यहाँ पे चेन कितनी की होगी, देखो 1 2 3 4, यहाँ बच्चों पीसीसी कितनी होगी, देखो ये आपको दिख रहा है 1 2 3, तो पीसीसी आपकी डिफरेंट हुई कि नहीं हुई, बताओ भाई। अरे पीसीसी डिफरेंट हुई, बाकी चीजों से मतलब होता नहीं है, पीसीसी डिफरेंट होगी, डीयू सेम है, एमएफ सेम है, प्रिंसिपल कार्बन चेन आपकी डिफरेंट हो गई है, तो मतलब ये दोनों जो कंपाउंड बच्चों आपस में होंगे वो चेन आइसोमर्स होंगे। क्या समझ में आया? बिल्कुल क्लियर होना, कोई दिक्कत नहीं। अरे बताओ भाई जल्दी से, चेन आइसोमर्स हुए? बिल्कुल। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं, जैसे जैसे मैंने एग्जांपल लिया बच्चों यहाँ से फिर से कुछ इस तरीके से, 5 कार्बन की चेन ली मैंने, ये आपका नॉर्मल पेंटेन दे रखा है। सेकेंड मैंने यहाँ पे लिया कुछ इस तरीके से 4 1 2 3 4 की चेन, बाकी यहाँ पे एक मिथाइल ले लिया, ठीक है। थर्ड अपन बना लें कुछ इस तरीके से, मिथाइल यहाँ लगा दिया मैंने, और फोर्थ लिया बच्चों मैंने कुछ इस तरीके से। चलो बताओ, कई कंपाउंड बेटा आपस में आइसोमर्स हैं, आप बहुत सारे रिलेशन बना सकते हो, फर्स्ट के साथ सेकंड बना सकते हो, फर्स्ट के साथ थर्ड बना सकते हो, फर्स्ट के साथ फोर्थ बना सकते हो। वैसे बच्चों ना सेकंड और थर्ड मुझे सेम लग रहा है, बिल्कुल सेकंड थर्ड ना सेम है, तो आप एक ही रखो, सेकंड थर्ड दोनों सेम है, बिल्कुल एक मैंने हटा दिया। अच्छा तो फर्स्ट के बाद सेकंड देखो, इसमें बेटा चेन कितने की है, पहले DUMF चेक कर लेना, वो तो आपका सेम हो जाएगा, इसमें 5 की चेन है, 1 2 3 4 5, इसमें चेन कितने की है, 4 की चेन आपको मिल जाएगी। तो ये दोनों बच्चों के हैं DUMF सेम आइसोमर्स है, बट आप देख सकते हो कि जो प्रिंसिपल चेन है वो आपकी डिफरेंट हो गई है, तो इसका मतलब बेटा फर्स्ट सेकंड क्या होंगे, आपके चेन आइसोमर्स होंगे। ना क्वेश्चन इज दिस की फर्स्ट और फोर्थ क्या होंगे, बताओ भाई, फर्स्ट और फोर्थ जल्दी से बताओ, ये भी चेन आइसोमर्स होंगे। उधर देखो बेटा 5 की चेन है, यहाँ पे चेन कितने की है, बताओ भाई यहाँ पे चेन कितने की, 1 2 3, बिल्कुल सही। तो ये भी क्या होगा, आपका चेन आइसोमर्स एग्जांपल होगा फर्स्ट चेन। अच्छा मैं पूछूं बच्चों सेकंड और थर्ड, इसके बाद इसका रिलेशन पूछूं तो ये क्या होंगे, तो यहाँ पे चेन कितने की है, 4 की चेन है, और यहाँ पे चेन कितने की, 3 की चेन है,
तो चेन मस्ट बी डिफरेंट, तो ये भी क्या हो जाएंगे बच्चों, चेन आइसोमर। तो पहले हम लोग चेन आइसोमर पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अरे सभी को समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, सेकंड बच्चों में एग्जांपल दूं आपको, यहीं पे समझो ध्यान से। मैंने फंक्शन ग्रुप लगा के दे दिया सपोज कुछ इस तरीके से, यहाँ पे OH, ठीक है। सेकंड कंपाउंड लिया बच्चों मैंने कुछ इस तरीके से, यहाँ पे OH और ये एल्काइल पार्ट। ध्यान दो, मैंने बच्चों बोला था कि आपको मतलब नहीं है फंक्शन ग्रुप से, मतलब नहीं मल्टीपल बॉन्ड से, मतलब नहीं आपको, मतलब किससे है कि प्रिंसिपल कार्बन चेन आपकी डिफरेंट हो जाए तो चेन आइसोमर्स हो जाए। एक दो, एक तीन और एक चार चेन मिल रही है आपको, देखो इसमें बच्चों चेन कितनी हुई, 1 2 3। इसमें चेन आपको सिर्फ 3 कार्बन की मिल रही है। क्या आपको बात समझ में इसका नाम बच्चों क्या होगा वालेगा, दिस इज एन ब्यूटाइल एल्कोहल, दिस इज एन ब्यूटाइल एल्कोहल। बेटा सेकंड वाले का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल, आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल। बाकी दोनों का जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो आप निकाल लेना, दोनों का सेम आएगा, डी भी आपका सेम है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन? चेन आइसोमर्स बिल्कुल आसान थे बेटा, हो गए। चलो इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स लेता हूं मैं आपको ये समझाने के लिए। मल्टीपल बॉन्ड का है, जैसे बच्चों लिया मैंने फर्स्ट कंपाउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सेकेंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। बताओ बेटा, अब बिल्कुल आप कर लोगे आराम से। इसमें बच्चों चेन कितने की है, देखो ये है प्रिंसिपल चेन, इसमें चेन है इतनी कार्बन की, दोनों चेन बच्चों डिफरेंट है। डी दोनों जगह 1 और 1 होगा, आप MF निकाल लेना वो भी सेम होगा। तो मतलब ये बेटा ये क्या होंगे, चेन आइसोमर्स, बिकॉज चेन मस्ट बी डिफरेंट चेन आइसोमर्स के अंदर। सेकंड अगर बच्चों में एग्जांपल और लूं, जैसे मैंने लिया कार्बन कार्बन एंड COOH। सेकंड एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे COOH। बताओ भाई जल्दी से क्या होगा, क्या ये चेन आइसोमर्स आपस में होंगे? तो भाई इसमें चेन बच्चों कितने कार्बन की होगी, देखो ये मैंने बोला था कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हम काउंट करते हैं PCC के अंदर। तो ऊपर बच्चों कितने कार्बन की चेन हो जाएगी, 4 कार्बन की। अच्छा यहाँ पे बच्चों कितनी कार्बन की चेन होगी, तो देखो बेटा जहां पे ऐसे तो नंबरिंग वहीं से करनी पड़ेगी, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। इधर देखो आप ये 2 हो जाएगा, ये 3। इसमें कितने कार्बन की चेन मिली आपको, 3 कार्बन की चेन। समझ में आया? जिन बच्चों ने आईओपैक मन लगा के पढ़ा है उनको पता चल रहा होगा। यहाँ पे 3 की चेन है, तो ये 4 है, ये 3 की चेन है। तो मुझे एसिड के मुझे फंक्शनल ग्रुप से तो मतलब है ना, लेना देना है ही नहीं, वो तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये भी बच्चों क्या होंगे, चेन आइसोमर्स के एग्जाम्पल होंगे। आप और भी ले सकते हो एग्जाम्पल, कोई दिक्कत नहीं। जैसे बच्चों मैंने लिया यहाँ पे एग्जाम्पल कार्बन कार्बन कार्बन, नाउ दिस इज साइनाइड। बताओ भाई जल्दी से, कार्बन 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 साइनाइड। भाई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग यहीं से करना पड़ेगा, 1 2 3 कर लो। इधर ऊपर देख लो आपको मिलेगा 1 2 3 4, ऊपर आपको मिल रही है 4 कार्बन की चेन, यहाँ बच्चों मिल रही है आपको 3 कार्बन की चेन। तो ये भी आपस में क्या होंगे, चेन आइसोमर्स होंगे। ठीक है, बहुत सारी क्वेश्चंस कर लो, आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। कुछ और एग्जांपल ले लेता हूँ समझाने के लिए। जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे लिया इस तरीके से, ये फर्स्ट कंपाउंड है, सेकेंड कंपाउंड मैंने कुछ इस तरीके से लिया, एंड थर्ड कंपाउंड कुछ बेटा आपका ये है। बताओ ध्यान से बताना है, ठीक है। इन तीनों के रिलेशन बताने हैं, 1 के साथ 2 क्या होगा, 2 के साथ 1 क्या होगा, और 2 के साथ 3 क्या होगा, 1 के साथ 3 क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेता हूं मैं बेंजीन के साथ कुछ इस तरीके से। सेकेंड कंपाउंड है बच्चों यहाँ बेंजीन, बाकी ये, ठीक है। आपको बताना है ये चेन आइसोमर्स है या नहीं है, ठीक है। ये रहेगा आपके लिए होमवर्क। तो बच्चों यहीं पे हम फिनिश करते हैं, थैंक यू।